बड़े भाई श्री राम ने अपने भाई साहब और बहन सुंदरदेई को एक साथ बैठाकर जो बातें समझाई, वह सब कुछ ही इस कहानी का मूल विषय वस्तु है। आप सभी को वो समझना बेहद आवश्यक है। बड़े भाई श्री राम ने साहब को उसके द्वारा खरीदे गए खिलौने के बारे में बतलाते हुए कहा कि ये साहब, तुमने जो खिलौना खरीदा है राम दिन बिसाती से, यह खिलौना जर्मनी देश के कारीगरों द्वारा बनाया गया है। जर्मनी देश के कारीगरों ने ये खिलौना बनाया जिसे रामदीन बिसाती ने तुम्हें बेचा, और इसलिए तुम्हारे द्वारा दिए गए पैसे रामदीन बिसाती के माध्यम से जर्मनी देश के कारीगरों को मिल रहा है, जो दिन पर दिन अमीर होते जा रहे हैं, मोटे ताजे होते जा रहे हैं। उनका देश उन्नति कर रहा है, जबकि अपने देश के कारीगर ऐसा न कर पाने की वजह से या उनके बनाए गए खिलौनों की खरीदारी अधिक न होने की वजह से वो दिन पर दिन गरीब होते जा रहे हैं और उनके खाने के भी लाले पड़े हुए हैं। आज मैं तुम्हें यह सब कुछ नहीं कहता और तुम्हें रंज भी ना होता, लेकिन चूँकि तुमने बहन के खिलौने को अपने खिलौनों से छोटा दिखाने की कोशिश की है, इसलिए मुझे यह सब कुछ कहना पड़ रहा है। और मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर का यह नियम है कि जो दूसरों को नीचा दिखाना चाहता है, पहले वह आप ही नीचा देखता है। तुमने अपनी बहन सुंदरिया को नीचा दिखाना चाहा, तो अभी तुमको मेरे माध्यम से नीचा देखना पड़ रहा है। शायद यह दोष, ये अभिमान तुम्हें तुम्हारे नाम की वजह से हो रहा है। तुम पढ़ने लिखने में, चाल चलन में बहुत अच्छे हो, पर बड़े अभिमानी हो, और ये अभिमान तुम्हारे इस नाम साहब की वजह से आ रहा है। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि साहब नाम क्यों रखा गया था। साहब गोरा चिट्टा था, अंग्रेज़ों की तरह देखने में था, इसलिए लोग उसको प्यार से साहब बुलाते थे। लेकिन आज बड़े भाई श्री राम ने उसे बताया कि साहब नाम के वजह से ही तुम्हारे अंदर अंग्रेज़ों के कुछ आचरण भी समा रहे हैं, इसलिए आज से तुम अपने असली नाम हरि राम के नाम से पुकारे जाओ। और बात को आगे बढ़ाते हुए श्री राम ने बड़े ही अच्छे ढंग से बताया कि किस प्रकार छोटी से छोटी दिया सलाई, कंघी, सुई इत्यादि के माध्यम से हम सब लाखों रुपए दूसरे देश के कारीगरों तक पहुंचा रहे हैं और अपने देश के कारीगरों को हम इससे वंचित कर रहे हैं। ऐसा करने से दूसरे देश के कारीगर और दूसरे देश का भविष्य उज्जवल हो रहा है और अपने देश का हर तरह से सत्यानाश हो रहा है। इसलिए और साथ ही साथ श्री राम ने यह भी बताया कि लड़कपन में, बचपने में व्यक्ति के ऊपर जिस बात का प्रभाव पड़ जाता है, वह बड़े होने पर भी उसके साथ जुड़ा रहता है। इसलिए साहब अपने इस आचरण को छोड़ दे, ऐसा भाई श्री राम चाहते हैं। उन्होंने साहब से कहा कि अगर तुम अपने इस आचरण, अपने व्यवहार को बदलते हो और मेरी बात का ध्यान रखते हो, स्वदेश के प्रति प्रेम बढ़ाते हो, तो भविष्य में मैं तुम्हें एक सुंदर उपहार दूंगा। इस घटना को बीते 20 वर्ष हो गए। आज 20 वर्ष बाद साहब यानी हरिराम वर्मा एक नामी शहर के एक नामी वकील हो गए हैं। बहुत सारे वकील नामी हैं, लेकिन उसके बीच में ये देश हित के कार्यों से जुड़े होने के कारण अधिक नाम कमा रहे हैं।
देश हित में, देश की भलाई करते हुए या देश के लिए लड़ते हुए जो लोग भी कानूनी दांव पेच में फंसे हैं, उनको मुफ्त सेवा दे रहे हैं और निज व्यय से, अपने खर्च से हरिराम ने मातृ भंडार नामक एक स्वदेशी वस्तुओं की दुकान भी खोल रखी है, जिसमें केवल स्वदेशी वस्तुएं ही बिकती हैं। अपने बड़े भाई श्री राम द्वारा बताए गए हर बात का ध्यान हरिराम ने बहुत अच्छी तरह से रखा है और आज वह देश हितैषी बन चुका है। देश में स्वदेशी वस्तुओं का प्रचार कर रहा है, जो अत्यंत आवश्यक है। मैंने बताया था पहले कि यह कहानी आज भी प्रासंगिक है। आज भी ये आंदोलन, ये बात महत्वपूर्ण है कि हम स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करें और दूसरे देश की वस्तुओं का जितना संभव हो सके बहिष्कार करें। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम अपने देश का भला करते हैं, अपने देश के कारीगरों का भला करते हैं और तमाम बातें। 112 वर्ष पहले लिखी गई यह कहानी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितना कि उस दिन आवश्यक था। उस दिन भी स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के तरफ ध्यान रखना आवश्यक था और आज भी यह जरूरी हो चुका है। आप सबको ये देख रहे हैं, रोज़ व्हाट्सएप और फेसबुक और तमाम सोशल मीडियाज़ पे और तमाम तरह से आपके सामने ये बात आ रही है कि आप चाइना के वस्तुओं का बहिष्कार करें। और भी इस माध्यम से आपको समझ में आ रहा होगा कि आप सिर्फ चाइना ही नहीं, बल्कि अगर हम बहिष्कार वाली बात को छोड़कर अगर हम ये कहें कि हमें यह ज़रूरी है कि हम अपने देश की बनी चीज़ों का प्रयोग अधिक से अधिक करें, उनका प्रयोग बढ़ा दें। जब तक अत्यंत आवश्यक ना हो, हम दूसरे देश की वस्तु को ना करें और हम कोशिश करें कि ऐसी कोई ज़रूरत की वस्तु ना हो हमारे जीवन शैली से जुड़ी हुई जिसका जो भारतवर्ष में ना बनाई जा सके। अगर हम ऐसा प्रयास करेंगे तो हम अपने देश का भला करेंगे, अपने देश के भविष्य के उज्जवल करेंगे और यही इस कहानी का भी मूल संदेश भी है। तो और सुंदरदेई, जिसका विवाह 11 वर्ष की अवस्था में एक जमींदार के घर में हुआ, उसके पति भी एक देश हितैषी सज्जन व्यक्ति हैं। यहीं पर यह कहानी समाप्त होती है। कहानी बहुत ही प्रासंगिक, छोटी और सरल भाषा में लिखी गई है। आप इसे पढ़ें। कई जगहों पर आप और भी कुछ नया पढ़ेंगे और उसको जानेंगे, तो आप टेक्स्ट को पूरी अच्छी तरह से पढ़ें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो।